हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड एमसीक्यू सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। एंड यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली मैच करेंगे। जी हाँ, जैसे मैं टॉप 100 एमसीक्यू कराऊंगा, फिर टॉप 100 फिलअप्स कराऊंगा, फिर टॉप 100 वन वर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिकली आपके इस 3 फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं कि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू में आए, जो एमसीक्यू का कंसेप्ट है हो सके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, है कि नहीं। तो इसलिए अटेंटिव होकर के कंसेप्ट को ध्यान से रखना है और अच्छे से समझना है कंसेप्ट, ताकि एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में सवाल आए, अगर पढ़े हुए टॉपिक से आया तो आप कर ले जाओ, ठीक है, तो अच्छा होगा। बाकी मैं सिर्फ आंसर टिक कराने का काम नहीं करूंगा, थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि और किस तरीके से यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे इस सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का फर्स्ट लेक्चर। पहला क्वेश्चन है जो कि 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को किसने खोजा था? विलियम हार्वे, एड्रिस वेशिलस, कार्ल लैंडस्टीनर या कार्ल कॉर्न्स? बताइए। तो हु डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड ग्रुप्स 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी, ब्लड ग्रुप ओ, राइट। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का आंसर क्या आ रहा है? सी, करेक्ट। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था, जबकि विलियम हार्वे साहब ने क्या किया था? ब्लड सर्कुलेशन। हो सके इस बार एग्जाम में आपसे ये पूछ दे कि ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था, सर्कुलेशन का खोज किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे, है ना। ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे साहब ने। जबकि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। कार्ल लैंडस्टीनर, ये क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर हैं जो कि जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया। कब? सन 1900 में। कब किया था? सन 1900 में। ही फाउंड दैट ह्यूमन ब्लड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन ग्रुप्स। मेनली 4। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर एबीओ के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 प्रकार में बांटा गया था। ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ, ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल, यानी कौन से एंटीजन प्रेजेंट है और कौन से एब्सेंट है उसके आधार पर ब्लड ग्रुप बनाए गए थे। दिस डिस्कवरी आर मेड सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल। इसी की वजह से सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो पाया। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब खून चढ़ाना, है ना। ए वाले को सिर्फ ए वाला ही ब्लड ग्रुप चढ़ता है, कहने को है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यूनिवर्सल डोनर बताओ। मैं बताया ना कि जरूरी नहीं है कि जो मैंने एमसीक्यू यहाँ पर कराया यही एमसीक्यू मैच करे, नहीं, कंसेप्ट मैच करेगा, कंसेप्ट से क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए आपको अटेंटिव रहना है। बताओ यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? जो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है। एंड उसके बाद यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसिपिएंट बोल दो या फिर एक्सेप्टर बोल दो, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो ब्लड ग्रुप ए बी। तो ए बी जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? ओ, याद रख लेना। ब्लड ग्रुप ओ किसको कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर को कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी। लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा नहीं है, ये किताबी भाषा में सही है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जाते हो या फिर डॉक्टर जब करते हैं तो सेम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। सेम ब्लड ग्रुप मतलब अगर किसी को ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ए का ही खून चढ़ेगा, ए वाला ही खून चढ़ेगा, और उसमें भी पहले उसको क्रॉस मैच कराया जाता है कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगा इंसान मर जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। इसीलिए देखा जाता है पहले क्रॉस मैच करा करके। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा भी था कि सर हम लोगों ने तो पढ़ा है कि यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी होता है। बोले ये तभी पॉसिबल है जब आप किताब में पढ़ते हैं, क्योंकि किताब में सिर्फ एक मतलब यहाँ पे सिर्फ इसको देख करके, सिर्फ ए बी ओ एंटीजन को देख करके बता दिया गया, लेकिन बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो उसके आधार पर सेम ब्लड ग्रुप वाला ही चढ़ाया जाता है। समझ रहे बात को? हाँ, पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है एक बच्चा पूछ रहा है, वो भी ध्यान रखना है। जैसे देखो किसी के ऊपर RH एंटीजन, इवन पॉजिटिव निगेटिव को भी ध्यान रखा जाता है। अगर RH
RH एंटीजन प्रेजेंट है, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, जैसे O पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो मतलब है कि यहाँ पर RH एंटीजन है और यहाँ पर RH एंटीजन नहीं है। जैसे A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव, तो मतलब है दोनों में RH एंटीजन है। अगर O B नेगेटिव है और B पॉजिटिव है, यानी यहाँ RH एंटीजन प्रेजेंट है। एक अलग से एंटीजन होता है जिसके बारे में बोल रहा है, RH एंटीजन, जो कि आपके रीसस नाम के बंदर में देखने को मिला था सबसे पहली बार, और इंसानों में भी ये एंटीजन किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है। जिसमें पाया जाता है उसको पॉजिटिव कह देते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता है उसको निगेटिव कह देते हैं। ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस, कितने सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे सीखे बताओ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सीखे, क्या क्या, देखो मेरे को एकदम सिखाना है आप लोगों को। कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का खोज किया। विलियम हार्वे साहब ने ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया, करेक्ट। उसके बाद एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कब आया, 1900 में। कब डिस्कवर हुआ, किसके द्वारा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। अच्छा, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, 4 प्रकार, ए बी ए बी ओ। और पॉजिटिव निगेटिव किस एंटीजन पर डिपेंड करता है, RH एंटीजन। अगर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और याद रखना, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल हो पाया है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड ग्रुप का क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में खोज हुआ, तभी तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। अगर पहले बड़ा दिक्कत होता था ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। और यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप O को कहते हैं। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट या एक्सेप्टर किसको कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप AB को कहते हैं। अरे क्लियर हुआ हो तो, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया, करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ गया तो कमेंट में दिल बना दो। पहले क्वेश्चन से मूड अच्छा होना चाहिए, तभी आगे मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में दिल बना दो एकदम मस्त। यस, क्लियर। चलो अगला सवाल है, अगला कंसेप्ट है आपका क्वेश्चन का, इसको जवाब देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। अगेन 2025 में कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस ही कराऊंगा, और प्रीवियस ईयर से और भी कुछ जो आ सकते हैं वो बताऊंगा। ठीक है। और हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन, 106, 188, 206, 256। तो याद रखना 206 कितने प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट में हड्डियों की संख्या 206 होती है। एडल्ट में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। और इस 206 हड्डी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक्सियल और अपेंडिकुलर में बांटा गया है। ठीक है। तो एक्सियल याद रखना कितना होता है, 80। एक्सियल स्केलेटन 80 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जबकि अपेंडिकुलर 126 है ना। हाँ, एक्सियल में आपके एक्सिस के अकॉर्डिंग जो भी आता है, जैसे स्कल, रिब्स है ना, स्टर्नम, आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये सब इसमें आ गए। जबकि अपेंडिकुलर में साइड वाला, जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, शोल्डर गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ये सब आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। करेक्ट। हाँ, देखो भाई, मैं कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या सर ये टॉप 100 MCQ पास कराने के लिए सफिशिएंट है, सिर्फ यही पढ़ के चले जाएंगे पास हो जाएंगे। तो देखो बाबू, इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो सकता है। तो सिर्फ ये कहना तो अच्छी बात नहीं होगी कि सिर्फ खाली MCQ करके चले जाओगे तो पास हो जाओगे, नहीं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो MCQ सेशंस कर लेंगे, पूरा टॉप 100 MCQ, टॉप 100 फिलअप्स, टॉप 100 वन वर्ड वगैरह, तो आपको 20 में से 15 क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से मिलेगा। 20 में से 15 क्वेश्चन मिनिमम मैच करेगा, एकदम 100% है। ठीक है। बाकी जो लोग चाहते हो कि सर ये पढ़ लें तो पास हो जाएंगे 100%, तो टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज जो कराया गया है, इसको करना जरूरी है। जो टॉप 20 कर लिया, बताओ ये सब क्वेश्चन टॉप 20 में करे हो ना, है ना, करे हो ना, यस। तो इसीलिए टॉप 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं किए हो फिर भी करो, अभी भी समय है, करो। 2x के स्पीड पे देखो, लेकिन करो, वेरी इंपॉर्टेंट है टॉप 20। जो टॉप 20 क्वेश्चन कर लिया लॉन्ग क्वेश्चन, उसका सब कुछ तैयारी हो जाएगा, सब कुछ, लॉन्ग, शॉर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, वन शॉर्ट, सब कुछ। बाकी अब जो कराया जाएगा ये सब, इससे आपका रिवीजन होगा। तो टॉप 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी है, करना जरूरी है। इसको नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो फेल हो जाओगे, चाहे कितना भी कुछ पढ़ लो। तो ये पढ़ो, देन ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा, आपको मार्क्स, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब आपको पूरा कंसेप्ट रेडी हो जाता है टॉप 20 में। ओके।
और बाकी अगर टॉप 20 पूरा लेक्चर नहीं देख सकते हो, समय नहीं है, तो वन शॉट लेक्चर्स पिछले साल का कराया हुआ है उसको देख के कवर कर लो, या तो फिर इस साल करवाया जाएगा उससे पढ़ लेना, लेकिन करना, क्योंकि वन शॉट में हम लोग टॉप 20 को पूरा फिर से पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ चलो भाई, क्वेश्चन क्या है, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके अंदर कोई भी मतलब कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपको क्लियरली पता हो। एंड एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंटेन्स 206 बोन, 206 हड्डियां होती हैं। दीज बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट, हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप टू द बॉडी, शेप भी देता है, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है, एंड हेल्प इन मूवमेंट विथ हेल्प ऑफ मसल, मसल्स के हेल्प से मूवमेंट में भी मदद करता है। एट बर्थ ह्यूमन बेबी हैज़ अबाउट 270 से 300 बोन्स, यानी कि ऐसे तो एडल्ट में 206 है, लेकिन बेबी में अगर बात करोगे जन्म के समय बच्चों में 270 से लेकर के 300 हड्डी तक होता है, 300 प्लस हड्डी भी होती है। बट एज द बॉडी ग्रोज, जैसे जैसे बॉडी ग्रो करता रहता है कुछ बोन्स फ्यूज करते हैं जिससे कि 206 बोन हो जाता है एडल्ट में। समझो बात को, छोटे बच्चों में 206 हड्डी है, एडल्ट में 206 हड्डी है, बच्चों में 300 प्लस हड्डी हो जाती है। ऐसा कैसे, हड्डी गायब हो जाता है? नहीं, छोटे बच्चों में वो हड्डियाँ क्या होती है, बिखरी हुई थी। जैसे मान लो ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये 3 हड्डी काउंट करोगे, लेकिन अगर यही हड्डी ग्रो कर गया तो ये तीनों मिल गया तो अब 1 हड्डी काउंट करोगे। जस्ट बड़े होते होते फ्यूज हो जाता है। और अक्सर देखना बच्चों को एकदम तेल मालिश लगाया जाता है ताकि देहगत मजबूत हो, तो वैसे ही हड्डी मजबूत हो जाता है और हड्डी जुड़ जाता है, इसलिए हड्डी की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी लोगों के स्क्रीन पर। इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इंसुलिन किसके द्वारा सिक्रेट होता है? लीवर, पैनक्रियाज, सेलिवरी ग्लैंड्स, स्टोमक। इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंसुलिन हार्मोन है, आंसर क्या आ रहा है? बी, बहुत बढ़िया, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के द्वारा आपका स्टोमक ये रिलीज होता है इंसुलिन। अच्छा, इसके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव मैं पूछूं, आप लोग जवाब दोगे? सारे बच्चे जवाब दोगे? यस करेक्ट, जवाब देते चलना आप लोग। मुझे बताओ भाई, बताओ भाई, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? लीवर क्या बनाता है? सर बाइल बनाता है, बाइल, बाइल को हिंदी में कहते हैं पित्त कहते हैं। अच्छा, सेलिवरी ग्लैंड क्या बनाता है? सर सलाइवा बनाता है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सेलिवरी अमाइलेज होता है, सेलिवरी अमाइलेज होता है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना है। सेलिवरी अमाइलेज को पटाइलिन भी कहते हैं। क्या डाइजेस्ट करता है? ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है, करेक्ट है ना। किस पीएच पे? पीएच 6.8 पे माउथ में रिलीज होता है, पीएच 6.8 पे। अच्छा, स्टोमक क्या रिलीज करता है? तो स्टोमक में पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पेट में जो आपका पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? HCl होता है, पेप्सिन होता है, ये सब एंजाइम्स होते हैं, करेक्ट। और यहाँ पेट का पीएच कितना होता है बताओ तो, कोई बताएगा? पेट का पीएच कितना होता है, ये पूछा जाता है। तो हाईली एसिडिक पीएच होता है, क्योंकि HCl है तो 1.2 to 1.8, इतना हाईली एसिडिक ये पीएच अगर आपको हाथ पे गिरा दिया तो हाथ जल जाएगा। लेकिन पेट को कुछ नहीं होता, क्योंकि अंदर से म्यूकस लेयर होते हैं, तो वो म्यूकस लेयर प्रोटेक्ट कर देता है पेट के लेयर को, ठीक है। और वही म्यूकस लेयर डैमेज होता है तो अल्सर वगैरह कोज करता है, यानी अंदर में घाव हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करता है। अच्छा, सब ऑप्शन के बारे में तो पढ़ लिए सर। पेनक्रियाज का कौन सा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? कोई बताएगा मुझे? कौन सा सेल? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल? पेनक्रियाज का कौन सा सेल? तो बीटा सेल, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? बीटा सेल, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इंसुलिन करता क्या है? तो ये ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि टॉप 100 MCQs कर लोगे तो 15 से प्लस क्वेश्चन हो सके, 20 में 20 क्वेश्चन डिट्टो मैच करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और MCQ कराने के टाइम में मेरे मुंह से जो भी निकल रहा है तो समझो पिछले 6-7 साल में हम वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखे हैं, कोई ना कोई स्टेट में देखे हैं, तभी हम ये करा रहे हैं, क्योंकि हम लगभग हर स्टेट का क्वेश्चन पेपर देख चुके होंगे, समझ रहे हो बात को। 6 साल समय बिताया है भाई, समझो बात को। तो वो अनुभव मेरा बोलता है, मुंह से निकलता चलता है सारा चीज़ें। मैं ऐसा नहीं कि पहले से रिवीजन करके आता हूँ कि ये पढ़ाना, नहीं,
अभी के टाइम पर, एमसीक्यू करंट के टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से ऐसे ऐसे सवाल बने हुए हैं, वही बनते रहेंगे। समझ रहे बात को? चलो, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो सिक्रीट बाय द पेनक्रियास। किसके द्वारा? पेनक्रियास के द्वारा रिलीज होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट इन द पेनक्रियास। बीटा सेल किसके द्वारा? किसके द्वारा बताओ? बीटा सेल के द्वारा रिलीज होता है। बीटा सेल के द्वारा रिलीज होता है, यहां देखो बीटा सेल के द्वारा रिलीज होता है। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है सर? अच्छा, पेनक्रियास से एक सवाल ये भी आता है कि पेनक्रियास किस प्रकार का ग्लैंड है? पेनक्रियाज किस प्रकार का ग्लैंड है बताओ? एक्सोक्राइन ग्लैंड है या इंडोक्राइन ग्लैंड है, कैसा है? तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब समझते हो? मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है इसमें एक्सोक्राइन नेचर भी होता है और एंडोक्राइन नेचर भी होता है। एंडोक्राइन नेचर भी होता है। एक्सोक्राइन इसका 99% है जो कि एंजाइम्स बनाता है, यानी कि ज़्यादातर इसका 99% हिस्सा एक्सोक्राइन है जो कि एंजाइम बनाता है, खास करके डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे पेनक्रेटिक एमाइलेज, पेनक्रेटिक लाइपेज, ये सब चीज़ें है ना। पेनक्रेटिक जूस बनाता है जो कि डाइजेशन में मदद करता है। बल्कि एंडोक्राइन पार्ट मात्र 1% है, और उस एंडोक्राइन पार्ट का स्पेशल नाम दिया गया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और वो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है? हार्मोन। नियम है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाएगा? हार्मोन बनाएगा। अब पेनक्रिएटिक सेल में देखो पेनक्रिएटिक हार्मोन कौन कौन से हैं? तो पेनक्रियाज में एक्चुअली जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात कर रहा हूँ। तो उसमें 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं। कौन कौन सा? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। कौन कौन सा बताओ? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। तो अल्फा सेल क्या रिलीज करता है? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। बीटा सेल क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाने का काम करता है। ठीक है। डेल्टा सेल क्या करता है रिलीज? सोमैटोस्टेटिन, जो कि हाइपर सिक्रीशन, चाहे वो अल्फा सेल है या बीटा सेल है, अगर वो कुछ ज़्यादा बना रहा है तो उस सेल को रोकने का काम करेगा। इसका काम है रोकना। रोकता है किसको? रोकना किसको? अल्फा एंड बीटा को। अगर हाइपर सिक्रीशन किसी का होता है तो उसको रोकना होता है। बाकी पीपी सेल पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड है जो कि आगे प्रोटीन वगैरह के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है। हाँ, तो ओवरऑल क्या हुआ? जो इंसुलिन का सवाल था, इंसुलिन हेल्प्स कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। यस, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। कैसे? तो बॉडी सेल्स ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करता है और उसको एनर्जी बनाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है। भाई एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें सीख ली हैं, 10+ क्वेश्चन सीखे हैं। ये है मेरा ब्रह्मास्त्र। ठीक है, चलो रिवीजन करते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है, एक एक लाइन में पूछेंगे, जवाब देते चलना। बताओ इंसुलिन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? इंसुलिन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? तो पेनक्रियास के द्वारा। मैं हाईलाइट करते चलता हूँ, 1 बाय 1 आपने जवाब देते चलना है। इंसुलिन पेनक्रियास के द्वारा रिलीज होता है। पेनक्रियास के कौन से सेल के द्वारा सर? बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, नोट करके लिख लेना, हो सके इस साल आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाए। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह रोग, इसी को हिंदी में मधुमेह कहते हैं। मधुमेह, चीनी बीमारी है ना, मधुमेह बीमारी होती है, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। फिर मैंने बताया लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल। लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल। सेलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा। और स्टमक क्या बनाता है? तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, जिसमें HCl, पेप्सिन वगैरह होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है। इंसुलिन पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज होता है। अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन। तो कैसे याद रखोगे? आजकल का बेटा लोग जो है ना, माँ बाप को सूली पे चढ़ा देता है, तनी को बिया होगा नहीं, कनियन होगी नहीं, कि बस ए जी हमको अलग रहना है। आजकल का यही ना चलता है जी, है ना। ब्याह शादी करने से डर भी लगता है। देखो शादी के बाद अक्सर ऐसा होता है, कनियन आएगी या कनियन बोलेगी ए जी हमको अलग रहना है, और इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा उसके तरफ चले गए, हाँ चलो अलग हो जाते हैं, तो वह अलग करके मानेगी, और फिर आपके बूढ़े माँ बाप भटकेंगे, उनकी बद्दुआएं लगेगी। फिर भी माँ बाप तो बद्दुआ नहीं है देते हैं, लेकिन फिर भी, है ना। लेकिन ऐसे याद रखने का तरीका है कि आजकल का बेटा लोग क्या करता है? सूली पे चढ़ा देता है। तो बेटा लोग यानी बीटा सेल, अरे सूली पे ही ना चढ़ाना हुआ, तो बीटा सेल इंसुलिन, सूली यानी इंसुलिन, और ये सूली पे चढ़ाएंगे तो क्या होता है? घट जाता है आदमी। तो इंसुलिन क्या करेगा? घटाएगा ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, जिससे डायबिटीज़ नहीं होगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ, मारिएगा मुंह में 4 थाप। ठीक है, हम आपको बताते हैं ना, कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा ना तो मारिएगा मुंह में 4 थाप और बोलिएगा कि रहो यहीं, है ना। हाँ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, माँ बाप को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ हो जाए, है ना। हाँ, चाहे काहे ने नॉन रोटी खाना पड़ जाए। हाँ, ये हो सकता है कि मम्मी पापा भी थोड़ा समझदार हो जाएं कि अपने बच्चों, अपने पुतों को बेटी समझें, तुम भी अपने सास पुतों को माँ समझो, है कि नहीं, तब ना मैटर बैलेंस होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, जवाब दीजिए, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, लेक्राइमल, पिट्यूटरी, पीनियल, मेमरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करता है ना, जैसे ग्रोथ हार्मोन वगैरह रिलीज करता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अलग अलग ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे थायराइड, एडिनल, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स वगैरह को कंट्रोल करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाँ, चलो भैया, पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, क्यों? क्योंकि आपका यही पीनियल ग्लैंड है। अगर मान लो कहते हैं ना किसी भी चीज़ का, कैसे किसी को लगातार सुबह जगने का आदत हो जाता है तो सुबह 6 बजे नींद खुल जाएगी, तो आपके बॉडी का रिदम सेट करता है ये पीनियल ग्लैंड। जो आप करोगे वो उसकी आदत लग जाएगी। लगातार 21 दिन करने से कहते हैं ना उसकी आदत लग जाती है, तो बस पीनियल ग्लैंड ही वो आदत लगाता है। मेमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है, मिल्क, है ना। हाँ, और लेक्राइमल ग्लैंड क्या बनाता है, तो टीयर, आंसू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी लोगों का, जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी, स्टेपिस, रेडियस, फीमर, ह्यूमरस। सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहलाती है। स्टेपिस हड्डी जो है सबसे छोटी है, कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक है, हाँ, तो स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर, कान के मिडिल ईयर में पाया जाता है। हेल्प्स इन हियरिंग बाय ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशन इनटू द इनर ईयर, यानी सुनने में मदद करता है। एंड याद रखना, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में क्या है, फीमर, जो कि थाई बोन है, थाई बोन है, जांग की हड्डी है। विच इज लोकेटेड इन द अपर लेग एंड सपोर्ट बॉडी वेट ड्यूरिंग वॉकिंग एंड स्टैंडिंग। वॉकिंग और स्टैंडिंग के दौरान हेल्प करता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके फीमर, ठीक है, थाई बोन। ओके, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। अच्छा, ये जो कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, इसका शेप कैसा होता है, तो याद रखना स्टीरअप शेप का होता है। स्टीरअप शेप, स्टीरअप शेप मतलब होता है इस तरीके का शेप है, घोड़े का नाल जो होता है ना, जिस तरीके का, है ना, उस टाइप का शेप होता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोग जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। विंड पाइप, ये क्वेश्चन वो भी बच्चा प्रैक्टिस किया होगा जो डेली मेडिसिन क्विज में अटेम्प्ट लिया होगा। डेली मेडिसिन क्विज में भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट सेट किया हुआ है। तो डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में आज भी क्विज अपलोड हो चुका है, सब लोग वो भी क्विज दीजिए। अभी एग्जाम के टाइम पे वो क्विज मत छोड़िए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मैच करेंगे, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मैच करेगा आपका। एकदम मत छोड़िएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ट्रैकिया, ट्रैकिया, है ना। एक एक लाइन सबके बारे में मुझे बताओ। ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं। अच्छा, फूड पाइप किसको कहते हैं, फूड पाइप, फूड पाइप किसको कहते हैं भैया, तो फूड पाइप कहते हैं सर ईसोफेगस को, ईसोफेगस को, ईसोफेगस को, करेक्ट, ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, जिसमें खाना जाता है। अच्छा, फेरिंग्स को क्या कहा जाता है, तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये कॉमन, COMMON, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यही वो जगह है जहाँ पर खाना और हवा पानी सब आता है ना। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। लैरिंग्स को क्या कहते हैं सर, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है क्योंकि यहीं से आवाज प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को क्या प्रोड्यूस करता है, लैरिंग्स क्या प्रोड्यूस करता है, वॉइस बॉक्स, ठीक है।
तो याद रखना ट्रेकिया, ये है आपका ट्रेकिया, और ये ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, इसी को विंड पाइप कहते हैं। यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है लेरिंग्स को यानी वॉइस बैग्स को आपके ब्रोंकाई से लंग्स तक, यानी यहाँ लेरिंग्स है वहाँ से ब्रोंकाई तक लेके जाने का काम करता है, एंड हवा को ब्रीदिंग के लिए लेके जाता है लंग्स में। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, यानी आपके बॉडी से यूरिन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके शरीर से यूरिन को बाहर निकालने की प्रक्रिया मेंस्ट्रुएशन, मिक्चुरेशन, मेस्टिकेशन, यूरीमिया, बताओ। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग करेक्ट मिक्चुरेशन कहते हैं। मिक्चुरेशन प्रक्रिया है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन तो आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ब्लीडिंग होती है। मेस्टिकेशन मतलब फूड चबाना, यूरीमिया मतलब है ज़्यादा यूरिन आना, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को जो बाहर करते हैं आउट ऑफ द बॉडी, उसको थ्रू द यूरेथ्रा के द्वारा। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम विच हेल्प्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाए तो वो क्या कहलाता है? द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मिनार्की, मीनोपॉज, मेंसेस, ओव्यूलेशन। द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड को क्या कहते हैं? तो देखो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट होता है तो उसको मिनार्की कहते हैं, और लास्ट होता है तो मीनोपॉज कहते हैं। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? मिनार्की, फर्स्ट पीरियड्स को क्या कहते हैं? मिनार्की। कब होता है? तो 12 से 14 साल की उम्र में होता है, 14 to 12 ईयर्स में होता है। मीनोपॉज लास्ट, एंड ये क्या कहलाता है? 40 से 45 साल की उम्र में, ठीक है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम का बाहर निकलना, मेंसेस मतलब है ब्लीडिंग, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। देखो भाई क्या बताया गया है, मीनोपॉज इज परमानेंट सिसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, यानी परमानेंट जब बंद हो जाता है तो। मिनार्की मतलब है बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 12 से 14 साल में होता है। मेंसेस जो कि मंथली ब्लीडिंग, ठीक है। एंड ओव्यूलेशन मतलब है रिलीज ऑफ ओवम, ओवम का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है। करेक्ट। एक क्वेश्चन चौहान जी का है सर, एक क्वेश्चन है सर जी कि रिलेटेड आंसर एग्जाम में लिख देंगे पास हो जाएंगे, बैक तो नहीं लगेगा सर, प्लीज रिप्लाई मी। एक क्वेश्चन है सर, हाँ बिल्कुल चौहान जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ टॉपिक से रिलेटेड। अगर मान लो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ रहा है, तो आप इसके बारे में इस टॉपिक से संबंधित जितनी जानकारी रखते हैं वो सब लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, अच्छे से लिखिए, है ना। और ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में गलती क्या करता है लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में अपना नाम पता घर पता लिखने लगता है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, तब फेल हो जाओगे। टॉपिक से रिलेटेड जो लिखना चाहते हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अभी देखो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 2023 में पूछा गया है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2025 का कराया 2023 में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ, चार प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, 4 टाइप्स, है ना। हाँ तो क्वेश्चन रिपीट देखो कैसे हुआ है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन, टॉपिक रिपीट हुआ, इसलिए मैंने टॉपिक को अच्छे से समझाया। तो दिमाग वगैरह खोल के रखना भाई सब कुछ एग्जाम में। अब देखो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, किसमें कौन सा एंटीजन वो भी ध्यान रखना होगा। जैसे ब्लड ग्रुप यहाँ पे दिखाया गया है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। अब ब्लड ग्रुप में क्या कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, ये भी याद रखना है। अच्छा एंटीबॉडी कहाँ पे पाया जाता है ब्लड में, पता है? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के सरफेस पर, रेड ब्लड सेल के सरफेस पर। तो इसीलिए देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन द आरबीसी, ऑन द आरबीसी, ठीक है। हाँ ये रेड ब्लड सेल सेल, एंटीजन इन द रेड ब्लड सेल, ठीक है। एंटीबॉडी एंटीजन, ठीक है। ये ए बी ओ, समझ गए बात को।
तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है, ये सब भी पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक लाइन में बता देता हूं, वो याद रख लेना। कौन जो एंटीजन होगा, जो एंटीजन होगा, देखो ब्लड ग्रुप इक्वल टू एंटीजन, एंटीजन याद रख लेना। जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, इसका उल्टा एंटीबॉडी, इसका उल्टा एंटीबॉडी। बस इतना लाइन याद रख लोगे, काम हो जाएगा। एंटीबॉडी, जैसे एग्जांपल ले लो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, अगर आपसे पूछ दिया कि ब्लड ग्रुप ए में बताओ कौन सा एंटीजन है, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन है, तो देखो मैंने क्या बताया, जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, सेम टू सेम। तो ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन, एंटीजन यहाँ है तो एंटीजन ए। अच्छा एंटीबॉडी कौन सा, तो जस्ट इसका उल्टा एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी बी। वैसे ब्लड ग्रुप बी तो पूछेगा एंटीजन कौन सा, एंटीजन कौन सा, तो ब्लड ग्रुप बताओ, ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन, तो जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन और उसका उल्टा एंटीबॉडी बी, तो सॉरी एंटीबॉडी ए है ना, बी का उल्टा ए हो गया। अच्छा ब्लड ग्रुप ए बी मतलब दोनों आ गया, तो जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है यानी दोनों एंटीजन है, ए एंड बी एंटीजन, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। कौन सा एंटीबॉडी, तो अगर दोनों एंटीजन हो गया तो कोई एंटीबॉडी नहीं, नन, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोनो एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ तो ब्लड ग्रुप ओ मतलब एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो है। ओ बोलने, इसको बोलने में जीरो अच्छा नहीं रहता था तो ओ बोल दिया, ओ मतलब जीरो, जीरो मतलब ब्लड ग्रुप कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो जीरो मतलब क्या हुआ, तो एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, तो एंटीजन भी नन, कुछ नहीं, जबकि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। करेक्ट, याद रहना चाहिए आपको एकदम बढ़िया से, क्लियरिटी होगी तभी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे ब्लड ग्रुप के बारे में। समझ गए बात को? यस, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, किसमें कौन सा एंटीजन, कौन सी एंटीबॉडी, ये सब भी समझाया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डू द मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रेजेंस ऑकर। मैंने कितनी बार पढ़ाया, टॉप 20 में भी पढ़ाया ना, बताओ एकदम सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन मैच हो रहा है ना, बताओ। जो लोग टॉप 20 पढ़ा है बोलो अभी तक 10 क्वेश्चन में 10 सही किया है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं टॉप 20 का ये महत्व है। इवन मैं टॉप 20 में बीच बीच में एमसीक्यू सेट किया था। मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑकर, सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, तो मैंने बोला था चाहे वो डाइजेशन हो चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था, पेट में खाना कितनी देर तक रहता है, पेट में खाना 4 से 4.5 घंटा, 4 to 4.5 आवर्स। स्टोमक में ही प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है, ये भी लाइन पूछा गया है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोटीन का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। खाली छमकौला से हुई, यहीं से शुरू होला और यहीं पे ख़त्म नहीं, यहाँ ख़त्म नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है प्रोटीन का डाइजेशन। बाकी पूछेगा फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं बोलेगा प्रोटीन, सीधा बोलेगा डाइजेशन बिगिंस। तब क्या बोलोगे, डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो माउथ से ही, क्योंकि मुंह में भी सलाइवा है, वहाँ पे भी एंजाइम है, वहाँ पे भी मेस्टिकेशन होता है, तो माउथ से ही। ठीक है, देखो कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसको समझो। कह रहा है मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा। और छोटी आंत का 3 हिस्सा होता है, कौन कौन सा, डुओडेनम, वेरी गुड, जेजुनम, हाँ, इलियम, हाँ वेरी गुड, इलियम। डुओडेनम सी शेप का होता है, ये देखो आपका, जैसे ये इसोफेगस है, ये पेट है, और ये पेट के बाद ये इस तरीके से डुओडेनम ही होता है, ये डुओडेनम है। ठीक है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन मेनली वाटर एब्जॉर्ब करता है, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है, मेनली वाटर को एब्जॉर्ब करके मल को सॉलिड बनाता है। स्टोमक में पार्शियल डाइजेशन होता है, जहाँ पे प्रोटीन शुरू होता है, नन तो इनकरेक्ट है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आज का क्लास यहीं पर एंड करना, क्योंकि थोड़ा आपका शुरुआत करने में लेट हो गया, और हमारे सेकेंड ईयर का क्लास 2:30 बजे से था, तो उसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं, नहीं तो वो बच्चे भी फिर लेट हो जाएंगे ज़्यादा। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में 10 क्वेश्चन कहने के जो होंगे वो 10 कहलाएंगे, लेकिन कितने क्वेश्चन कम से कम सीखे, अरे बताओ कितना क्वेश्चन सीखे कम से कम,
और इस तरीके से हम 100 MCQ कराएंगे, सोच लो। तो कम से कम 500 क्वेश्चन यहीं पे, 500 वन लाइनर यहीं। और जो खाली MCQ वाला टॉप 100 देख लिया उसका फिलअप्स भी यहीं से आएगा। अरे यही चीज़ वह पूछ देगा, फिलअप्स ब्लड ग्रुप आर ऑफ 1 वर्ड में पूछ सकता है कितने टाइप्स का ब्लड ग्रुप्स होता है, तो नहीं लिखोगे 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप। पूछेगा ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे नहीं लिखोगे। हाँ, 30 से 40 क्वेश्चन सीखे ना। यस, ये होता है एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। और कोई भी फालतू क्वेश्चन क्या ज्ञान देने के चक्कर में नहीं, यहाँ ज्ञान देने वाला पार्ट नहीं है, यहाँ सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरे मुंह से जो भी निकला वो अमृत है अभी, समझो, क्योंकि हमको वही चीज़ याद है अभी जो हम बार बार पेपर में आया हुआ आपका देखे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लासेस को अटेंड करते रहिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।